तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को. वी हैड अ क्विक रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर as well as we started with the word problems of this particular concept के साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेट करते हुए एरिया की या स्पीड एंड ट्रैवलिंग की वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ सकती हैं. तो आज वहां से ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू ट्रैवलिंग. तो एक हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम द पास्ट पेपर which was saying that Martin went from home to school at a speed of x kilometer per hour and traveled 200 kilometers. While returning, he kept a speed of 5 kilometer per hour, more than the outward journey. Find time to go from home to school. Now this particular question is telling us कि हमारे पास एक भाई हैं मार्टिन नाम के. इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इन्होंने ट्रेवल करना शुरू किया है फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल एंड his home and school were having a distance of 200 kilometers. तो इनके घर से इनके स्कूल तक का डिस्टेंस बन रहा है 200 किलोमीटर्स. नाउ द एग्जामिनर इज टेलिंग अस कि इन्होंने जो ट्रेवल किया है फ्रॉम होम टू स्कूल, द स्पीड ड्यूरिंग दैट ट्रेवल इज x किलोमीटर पर आवर. तो ये घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ x. Now we are asked to find the time that is needed to travel from home to school. तो घर से स्कूल तक जाते हुए इन्हें कितना टाइम लग गया है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास फॉर्मूला विच इज एस इज इक्वल टू डी ओवर टी. अब क्योंकि आप टाइम फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप टाइम को रखेंगे एज अ सब्जेक्ट ऑन टू दी अदर साइड और स्पीड को ले आएंगे ऑन टू दी पोजिशन ऑफ टाइम. तो आपकी जो इक्वेशन है या जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. अब मेरे पास डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स और स्पीड है x. तो मैं क्या करूंगा, I'll just substitute the values over here and I'll be having 200 over x in terms of hours. Now this is going to be my time for the outward journey. Like ये घर से स्कूल की तरफ जब जा रहे हैं तो इन्होंने ट्रेवल किया है in a time of 200 over x. Now in the next part the examiner is asking me to find the returning time for Martin from school to home in terms of x. तो मुझे in terms of x टाइम फाइंड करना है फॉर द रिटर्निंग जर्नी. अब रिटर्निंग जर्नी में मार्टिन भाई की स्पीड 5 किलोमीटर्स पर आवर ज्यादा हो गई है. नाउ कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द रिटर्निंग स्पीड इन टर्म्स ऑफ एक्स. हम रिटर्निंग स्पीड को क्या रखेंगे? यस, एनीवन ऑफ यू?
while going towards the school his speed was x. Now his speed is 5 kilometers per hour more than the previous speed which was x. तो x से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई है इनकी स्पीड। तो हम स्पीड को अब कंसीडर कर सकते हैं एज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इनकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई है। सो वी विल जस्ट एड अप द इंक्रीज वैल्यू एंड दैट वुड बी आवर स्पीड फॉर द रिटर्न। तो हम इस स्पीड को s2 का नाम दे सकते हैं जस्ट टू कीप अ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट और द इनिशियल स्पीड एंड द लेटर स्पीड। अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है, हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपका टाइम कितना आ रहा है फॉर द रिटर्निंग जर्नी। रिटर्निंग जर्नी में भी हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा विच इज गोइंग टू बी 200 किलोमीटर्स। तो आप लोगों ने ये सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि टाइम कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स। Yes, is there anyone who has got the answer? Okay, so the answer is going to be something like this. Time is equals to distance over speed, which is going to be 200 divided by x plus 5। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा टाइम फॉर द रिटर्निंग जर्नी, और हमने यूनिट लाजमी लगाना है विच इज आवर्स। तो अब मुझे रिटर्निंग जर्नी का टाइम मिल गया है। I'll just mention it as t2 so that I'll have a difference between the initial time which was t1 and the final time which is t2। अब एग्जामिनर हमसे नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं that the total time of travel is 18 hours। Find the or form the equation in terms of x। तो यहाँ पे भी एग्जामिनर भाई हमें एक इक्वेशन देंगे लाइक इन द प्रीवियस पार्ट्स जब हमने एरिया और पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। तो एग्जामिनर ने हमें कुछ एक सर्टेन इक्वेशन दे दी थी और हमारा टास्क सिर्फ ये था कि मुझे सारी इक्वेशन परफॉर्म करके सारे स्टेप्स कवर करके एक इक्वेशन बनानी है विच शैल बी एग्जैक्टली द सेम एज द वन प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। तो अब यहाँ पर भी काम कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिया था। प्रीवियसली इट वाज रिलेटेड टू एरिया और योर पेरीमीटर, नाउ इट इज रिलेटेड टू टाइम। तो आप देखें एग्जामिनर आपसे कह रहा है दैट द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल इज 18 आवर्स। टोटल टाइम कितना लग रहा है हमारे मार्टिन भाई को? 18 आवर्स लग रहा है। सो इफ आई जस्ट एड अप t1 with t2, what is going to be the total time? It is going to be 18 hours। तो हम t1 plus t2 is equals to 18 लिख सकते हैं। Since now I have got the values of t1 and t2 over here in terms of x, तो मैंने इन दोनों ही वैल्यूज को पिकअप करना है और लिखना है इस जगह पे। So I'll replace t1 with 200 over x and t2 with 200 over x plus 5, और साथ में इक्वल्स टू के आगे हम लिख देंगे 18। नाउ व्हाट यू नीड टू डू ओवर हियर इज कि आपने अलजेब्रा चैप्टर नंबर 4 में फ्रैक्शंस को मर्ज करना सीखा था।
वो कॉन्सेप्ट अब आप यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे. सो यू विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. x plus 5 is going to multiply over there and x is going to multiply over here. साथ ही साथ आप डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे. So you'll multiply the denominators as well. Now what you are going to have is that 200 is going to multiply with x plus 5 plus 200 being multiplied with x divided by x plus 5 being multiplied with x. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? Anyone having any sort of query, or is every one of you perfectly clear? जी, सबको क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके परफेक्ट. तो अब आगे चलते हैं. हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. वील हैव 200x प्लस 1000 plus 200x. In the denominator we are going to have x square plus 5x and is equals to 18. तो आप पूरे डिनोमिनेटर को भेजेंगे दूसरी साइड पे कि भाई आप चले जाएं दूसरी साइड पे, मुझे आपकी जरूरत नहीं है. तो डिनोमिनेटर भाई नाराज होके पहुंच गए दूसरी तरफ, जबकि न्यूमरेटर में 200 और 200 एक साथ जुड़ जाएंगे और पार्टी करेंगे. तो 400x हमारे पास आ गया है with 1000 in the left side, and from the denominator I have taken x square and 5x to the right side, and it will become 18x square plus 90x. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन गई है. नाउ आई विल ब्रिंग ऑल द वैल्यूज ऑन वन साइड, और एक साइड पर हम रखेंगे 0. तो मैंने 400 और 1000 को भेजना है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास रह जाएगा एक 0. वी विल बी हैविंग 18x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 400x माइनस 1000. अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 310 with x and negative 1000 is equals to के ऑपोजिट साइड पर आएगा 0. अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं विद एनी पॉसिबल इंटीजर. लाइक अगर ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं या 6 से डिवाइड हो रहे हैं, वॉट एवर द नंबर इज, आप इसे सिंप्लीफाई करें फॉर एज मच एज यू कैन, एंड देन यू विल हैव अ most simplified form of your equation with you. Like I'll divide this entire equation by 2 and I'll be left with 9x square minus 155x minus 500 is equals to के साइड पे आ जाएगा 0. So this is going to be my equation after simplification. तो इसके आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आप लोगों को आते हैं. जो आपने पेरीमीटर वाले कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, वहां से ही एग्जैक्ट सेम लॉजिक इम्प्लाई होती है. यहाँ पे भी हम हुस्ना डिवाइड बाय 2 इसलिए करते हैं सो दैट वी हैव द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वेशन. तो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हासिल करने के लिए हमें डिवाइड भी करना होता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. लाइक इफ द डेसिमल वैल्यूज आर शोइंग अप, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे. I'll just give you a quick example of that as well. Like if I have equation having 2.5x squared plus 8x minus 40 is equals to 0. Now this equation seems to be simplified, लेकिन ये एक simplified equation नहीं है. तो इसको आप solve करेंगे and you will convert this 2.5 into an integer format. तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नियरेस्ट जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवाएं इन अ वे दैट द प्रोडक्ट इज टर्निंग आउट टू बी अ इंटीजर आंसर. लाइक अगर 2.5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो आंसर आएगा 2.5 विच इज ऑफ नो यूज. मुझे इसका कोई फायदा नहीं है. लेकिन अगर मैं 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देता हूं, आई विल हैव 5. तो जो भी स्मॉलेस्ट इंटीजर आपके पास पॉसिबल हो जिससे हम अपने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकें इंटीजर फॉर्मेट पे,
उस नंबर से आपने फिर करवाना है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। सो विल मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा 5x² प्लस 16x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। एक तरीका ये है, और दूसरा एक आसान तरीका भी है कि आप अगर इंटीजर की टेंशन नहीं पालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डेसिमल वैल्यूज या डेसिमल प्लेसेस चेक करेंगे। लाइक आई हैव वन डेसिमल प्लेस ओवर हियर, सो आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 10। तो हमारे पास आ जाएगा 25x² प्लस 80x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो फर्दर सिंप्लीफाई डाउन हो सकती है। सो वी कैन लाइक डिवाइडेड बाय 5। तो हम इक्वेशन को फिर डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। नाउ दिस सेट ऑफ स्टेप इज काइंड लॉन्गर, ये थोड़ा सा लेंदियर है, लेकिन ये सिक्योर है। लाइक आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। आपने एक सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल प्लेसेस, देन यू सॉ योर इक्वेशन एंड यू जस्ट के हमारी जो नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, उन्हें हम फर्दर सिंप्लीफाई डाउन कर सकते हैं। तो फिर आप सिंप्लीफाई डाउन कर लेंगे। लेकिन डेसिमल वाली इक्वेशंस रेयर हैं। आज तक लाइक इन पास्ट 12-14 ईयर्स सिर्फ एक बार डेसिमल फिगर आई थी, और इत्तेफाक से वो डेसिमल फिगर 2.5 ही थी। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही थी दैट वाज 2.5 विद समथिंग। तो अगर डेसिमल में नंबर्स आ जाते हैं इक्वेशंस में तो आपको डेसिमल फ्री इक्वेशन बनानी होती है, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग रिड ऑफ योर डेसिमल फिगर्स बिफोर राइटिंग डाउन योर फाइनल आंसर। तो अगर डिवाइड करवाना हो तो डिवाइड भी करवाएंगे, और अगर मल्टीप्लाई करवाना पड़ जाए तो हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट वी आर हैविंग द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आवर इक्वेशन एज आवर फाइनल आंसर, लाइक दिस वन। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन था वो कवर हो चुका है। इससे आगे के जो पार्ट्स हैं वो मैं एक क्विक रिकैप की फॉर्म में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। So now since you have got your equation over here as 9x square minus 155x minus 5000 is equals to 0. तो अब आपसे आगे पूछा जाएगा कि you need to find the value of x, giving your answer correct to 2 decimal places. तो मुझे आंसर देना है 2 decimal places तक। So can any one of you tell me whether I'll solve this equation by middle term breaking or by quadratic formula? Anyone? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहिए या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई टेल यू द रीजन ऑफ इट, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। आई रिपीट दैट अगेन। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि मेरे भाई आप जो आंसर देंगे उसे डेसिमल प्लेसेस में 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखिएगा, which means that my answer is very likely to be a decimal number। और मुझे ये पता है कि मैं जब भी आंसर सॉल्व करूंगा या इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में मुझे डेसिमल आंसर्स नहीं मिलते हैं। I only get decimal answers with quadratic formula. So why shall I waste time doing or trying out middle term breaking? Rather, I'll just directly hop on to quadratic formula और मैं directly इसको solve करूंगा without wasting any time while doing the middle term breaking thing, और हमारा जो आंसर है वो directly आ जाएगा with lesser effort. So I'll just give a quick recap of it. तो आपके पास A आ जाएगा 9, B आ जाएगा -155 और C आपके पास आ जाएगा -5000। Now you'll just simplify that by quadratic formula, जो कि होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। फिर आप करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, आखिर में इधर और करके आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। So I hope all of you are perfectly clear with this.
I want all of you to solve this particular quadratic equation और मुझे quadratic formula से solve करके आप लोगों ने दो values बतानी है x की और इसको कोशिश करें कि 1 मिनट के अंदर अंदर solve करें. Usually this question is for 3 marks. तो अगर आप इसे under 1 minute or 1.5 minutes solve करते हैं, so that would be a big plus for you. Try this out and let me know your answers, every one of you. We have our first answer as negative 16.5 and 33.7. Is there anyone having any different answer or all of you are getting the same answer? Decimal places में like minute difference हो सकता है, but the overall answer should be very close to 16.5 negative and 33.7 positive. Okay, now in the very next part, the examiner could ask us to find the time for the outward journey. Okay, so over here, they have said that hence find the time for the outward journey. Like the outward journey was the initial part of the journey और यहाँ पर हमारा time t1 के नाम से है. It was 200 over x. अब एक चीज जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये है कि अगर मुझे क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन में कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग अगर पिक करेंगे तो आप ज्यादा आराम से, ज्यादा फीजिबली, बगैर एफर्ट के, बगैर मेंटल स्ट्रेस के सॉल्व कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को और आंसर भी करेक्टली डिराइव कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है दैट हेंस फाइंड द टाइम. तो अगर आप बिल्कुल फर्स्ट वर्ड देखें दोबारा से तो यहाँ लिखा हुआ है हेंस. ये जो वर्ड हेंस है इसका मतलब क्या होता है, मैथ्स हो या फिजिक्स, द टर्म हेंस means that the answer from previous part is to be used. Answer from previous part is to be used. तो जब भी कभी आप hence की टर्म देखेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप प्रीवियस पार्ट या प्रीवियस सेक्शन में से आंसर को लेकर आएंगे और उसे करेंगे यूज, रादर देन लाइक हॉवरिंग ओवर थिंग्स और हॉवरिंग ओवर कॉन्सेप्ट्स के भाई कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा या हमने कौन सी वैल्यू यूज करनी है. तो आप इस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे. वंस यू सी द टर्म ऑफ हेंस you would straight away go on to the previous part, pick up the right value and solve with the help of that value. तो यहाँ पर आपके पास x की हैं दो different values. We have got negative 16.5 and positive 33.7. I'll be using the positive value because time जो है वो negative नहीं हो सकता है. तो आप positive 33.7 यूज करेंगे and you'll have 200 divided by 33.7 and that will return your final answer for the outward journey. Now can any one of you tell me the time for outward journey? आप में से कोई बता सकता है आउटवर्ड जर्नी का टाइम कितना आ रहा है? It should be around 5.6 or 5.7. ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया है एज आई गेस 5.7. Kindly just confirm if all of you are getting the right answer for the value of x. x में आप सबका आंसर यही आ रहा था or was there anyone having any sort of query while solving it with quadratic formula? अगर किसी को quadratic formula में कोई प्रॉब्लम है just feel free to ask. I'll solve the entire working for you.
Yes, anyone having any sort of problem while solving with quadratic formula? Or shall I move forward? Okay, good. So it seems like all of you are perfectly clear with the concept of quadratic equation and quadratic formula. यहाँ पर हमारा concept of simultaneous equation हो गया है complete. तो आज हम start करने लगे हैं अपना next chapter, which is basically numbers. And it's going to be the concept like a merger concept of numbers and bearings. तो हमने दो chapters या यूं कह लें कि दो different concepts को merge करके एक नया chapter बनाया है which is usually termed as bearings, जो कि numbers और directions दोनों को merge करने से बनता है. So we'll be starting that right now. It is going to be chapter number 10. Now, starting up with bearings, तो bearings में सबसे पहली चीज ये है कि bearings होते क्या हैं और bearings कैसे बनाए गए हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि bearings जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन नंबर्स एंड डायरेक्शंस. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शंस एज वेल एज नंबर्स. नंबर्स एंगल की फॉर्म में होंगे और डायरेक्शंस जो हैं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की फॉर्म में होंगे. नाउ द बेयरिंग इज बेसिकली द डायरेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपास. और हमारी जो बेयरिंग्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके अराउंड जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड और इवन लाइक इन फ्रंट ऑफ यू वेयर यू आर सिटिंग, आपके आसपास जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बेयरिंग. हाउ? बेयरिंग इज द की पोर्शन और द की ऑर्गन ऑफ सी ट्रेवल. लाइक आप जितना भी ट्रेवल करते हैं थ्रू सी एंड ओशियंस, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ बेयरिंग. आप अगर बेयरिंग्स नहीं लेकर आते या आपने बेयरिंग्स नहीं प्रोड्यूस किए होते, you would have never been able to successfully reach onto your destinations in the seas, because almost 75% of our world is covered with seas and oceans. और बहुत बड़े हमारे जो हैं वो वाटर मासेस होते हैं ये. सो वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मार्केशंस और लेबलिंग्स ओवर देयर. तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो हैं भाई रफीक खड़े हुए हैं बीच समंदर में और वो कह रहे हैं कि यार सीधा से लेफ्ट पर टर्न कर जाना और आप पहुंच जाओगे कराची, या आप अगर लेफ्ट से आगे की तरफ चले जाएं तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे. ऐसा तो नहीं है. तो अब अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं है या हमारे पास लैंड मार्किंग्स भी नहीं है ऑन द सीज, तो हम क्या करते हैं फिर एंगल्स के ऊपर रिलाई करते हैं. सो वी ट्रेवल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड डायरेक्शंस. तो आप जितना भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं या आप जितने भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बेस्ड ऑन बेयरिंग्स. आप अगर उस ऑब्जेक्ट को या उस गुड को सही जगह पे सही टाइम पे ट्रेवल नहीं करवाएंगे, इट वुड ईदर गेट रॉटन और वुड जस्ट डिस्ट्रॉय अवे. तो बेयरिंग्स हमारे पूरे ग्लोबल सिस्टम को मैनेज किए हुए हैं इस वक्त. और बेयरिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ वर्ल्ड में बल्कि हमारे पेपर के लिए भी, क्योंकि ये पेपर 1 में अक्सर आ जाता है. तो पेपर 1 में इसका पोर्शन होता है फॉर अबाउट 3 मार्क्स, जबकि पेपर 2 में ये बेचारा निगलेक्ट कर दिया जाता है बाय द एग्जामिनर. तो हार्डली 2 मार्क्स का ये पेपर 2 में आपको नजर आएगा, बट दैट वुड बी ओनली इफ इट हैजंट बीन अपीयर्ड और असेस्ड इन पेपर नंबर 1. अगर पेपर 1 में नहीं आया है तो फिर आपको ये पेपर 2 में नजर आएगा, अदरवाइज ये पेपर 2 में नहीं आता है. एक मिसकॉन्सेप्शन ये है स्टूडेंट्स में कि ट्रिग्नोमेट्री और बियरिंग सेम चीज है. ऐसा नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, बियरिंग के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. ऑल्दो के बियरिंग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ क्वेश्चंस में एज अ पार्ट बन के आ जाता है इन पेपर 2, बट दैट डज नॉट मीन कि बेयरिंग और ट्रिग्नोमेट्री सेम चीजें हैं या ये इंटरलिंक्ड है. So they are not that much of interlinkage or similar things in between bearings and trigonometry. तो इसीलिए हम bearings को एक separate chapter के तौर पे पढ़ते हैं. अब शुरू करते हैं bearing.
तो सबसे पहली चीज जो आपने बेयरिंग में समझनी है वो है कुछ सेट ऑफ रूल्स। आपके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स समझ लेंगे, और फिर दूसरा होता है आपका उन रूल्स को इम्प्लाई करना। सो द फर्स्ट थिंग इज दोज रूल्स, सेकंड इज टू इम्प्लाई देम करेक्टली, एंड देन यू वुड बी द चैंपियन ऑफ बेयरिंग्स। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे रूल्स, सेकेंडली आप पढ़ेंगे कनेक्शन बिटवीन दोज रूल्स। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे आप अपने रूल्स को इम्प्लाई करेंगे और इस तरीके से आप बेयरिंग्स फाइंड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज दैट नॉर्थ is marked point after from। अब ये बहुत ही खतरनाक किस्म की इंग्लिश लिख दी है मैंने, तो आप जरा इंग्लिश को इग्नोर कर दें 2 मिनट के लिए, और यहाँ पर आप छोड़ेंगे तकरीबन हाफ अ पेज ऑफ योर्स एज एन एम्प्टी स्पेस, और फिर लिखेंगे सेकंड रूल। तो आपका जो सेकंड रूल है वो कहता है दैट वी ऑलवेज ट्रेवल clockwise। We always travel clockwise। Now again you will leave half of your page and then write the third law, which is saying that give answer only in 3 figures। तो आप आंसर सिर्फ 3 फिगर्स में देंगे, ना ही 2 फिगर्स में, ना 1 में, और ना ही 4 और 5 फिगर्स में। तो आंसर सिर्फ 3 फिगर्स में देना है। एंड द लास्ट रूल और कंडीशन इज that alternate angles are equal। alternate angles are equal। अब ये प्रॉपर्टी आपने एक अलग नाम से भी पढ़ी हो सकती है, लाइक इट इज ऑफनली टर्म्ड एज दी जेड प्रॉपर्टी। तो आप जेड प्रॉपर्टी कहें या ऑल्टरनेट एंगल्स कहें, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे एक दूसरे से, एंड दे वुड नेवर एवर बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 हमें कह रहा है कि नॉर्थ हमेशा बनाया जाता है उस पॉइंट पे जो फ्रॉम के बाद लिखा हो। तो क्वेश्चन में जो भी पॉइंट फ्रॉम के बाद लिखा है उस पॉइंट पे आप बनाएंगे अपना नॉर्थ। लाइक आई एम हैविंग अ क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग दैट आई नीड टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो मुझे बेयरिंग फाइंड करनी है फ्रॉम ए, और कहाँ की बेयरिंग या किस पॉइंट की बेयरिंग फाइंड करनी है। आई नीड टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ पॉइंट बी। सो द थिंग ओवर हियर इज कि मुझे एक लाइन दे दी जाएगी लाइक दिस वन। आई विल बी प्रोवाइडेड विद द लाइन, आई विल बी प्रोवाइडेड विद द पॉइंट्स एज वेल ऑलरेडी मार्क्ड ऑन टू दैट लाइन, और मुझे कहा जाएगा दैट आई नीड टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ वट एवर पॉइंट्स फ्रॉम विच एवर लोकेशन। सो विच एवर लोकेशन हैज बिन मार्क्ड, आपने उस लोकेशन को सबसे पहले पकड़ना है। लाइक फ्रॉम के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट ए, तो आपने पकड़ना है पॉइंट ए को और यहाँ पर ड्रॉ करना है अपना नॉर्थ। तो कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा नॉर्थ। अब एक चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वुड डेफिनेटली बी वेरी बेनिफिशिएंट फॉर यू पीपल इज दैट व्हेनेवर यू आर ड्रॉइंग अ नॉर्थ, ऑल्सो ड्रॉ द साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जब आप नॉर्थ ड्रॉ कर रहे हैं तो साउथ, ईस्ट और वेस्ट भी ड्रॉ कर लें। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे देख लेंगे। सो नाउ वी हैव गॉट आवर एंटायर कंपास ऑलरेडी लेबल्ड ओवर हियर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट लॉ या नेक्स्ट रूल मुझे ये बता रहा है दैट वी ऑलवेज ट्रेवल क्लॉकवाइज। तो हम कैसे ट्रेवल करेंगे? क्लॉकवाइज ट्रेवल करेंगे। सो आई विल जस्ट कॉपी डाउन द एग्जैक्ट सेम इमेज फ्रॉम देयर।
नाउ दे आर टेलिंग अस कि हमें ट्रेवल करना है क्लॉकवाइज, वी नीड टू ट्रेवल क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज कैसे ट्रेवल करते हैं आप? यू स्टार्ट फ्रॉम योर नॉर्थ, आप हमेशा अपने नॉर्थ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लाइक फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट एंड गो ऑल द वे अंटिल योर लाइन। तो अब अगर आप नोटिस करें, आई एम ओनली ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज, इवन दो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता तो आई वुड हैव रीच्ड मच अर्लियर, मैं पहले पहुंच जाता या मुझे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता, but that is not the condition over here. The condition is that however like if you are traveling with a lot of distance or impact, आपने हमेशा यही make sure करना है that you are only traveling clockwise rather than trying out with a lesser distance or a lesser position. आप make sure करेंगे कि अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा भी बनता है या आपको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी आप क्लॉकवाइज ही जाएंगे। तो आप नॉर्थ पॉइंट से स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट फ्रॉम योर नॉर्थ पॉइंट, गो ऑल द वे अंटिल योर लाइन वेयर योर अदर पॉइंट इज बीइंग लेबल्ड। क्योंकि मुझे कहा गया था दैट आई नीड टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो मुझे सिर्फ बी तक ही जाना है। सो आई विल मेक श्योर दैट आई रीच ऑन टू द लाइन फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। तो ए से बी की तरफ जो लाइन जा रही है, सिर्फ उसी लाइन को टारगेट करते हुए मुझे नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलना है एंड आई विल स्टॉप ऑन टू दैट स्पेसिफिक लाइन। तो ये हो गया है हमारा रूल नंबर 2। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पर, विच इज सेइंग दैट गिव योर आंसर इन 3 फिगर्स। तो आंसर निकालने से पहले आपको एंगल्स की वैल्यू समझनी होंगी, जो कि क्वाड्रेंट्स या कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज भी होती हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं एक क्वाड्रेंट में हूं, लाइक आई एम ओवर हियर, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 degrees. Now if I am on to the other side, so this angle is also going to be 90 degrees. तो हर एक क्वार्टर हमारा या हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्रीज का ही एंगल रखता है, इट वोंट हैव एंगल ग्रेटर देन 90 और लेसर देन 90। तो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का एक क्वार्टर होता है हमारा। देन द थर्ड वन इज on the left side and this one is also going to have 90 degrees. And finally I'm over here and this one is also 90 degrees. तो अब अगर आप काउंट करें, you had 90 on the top right, 90 on the bottom right, then on the left bottom you had 90 again, and over here as well you had 90. तो टोटल आपके पास एंगल हो गया है 360 डिग्रीज। सो योर टोटल बेयरिंग इज नेवर गोइंग टू बी ग्रेटर देन 360 डिग्रीज। अब चलते हैं हम एंगल्स को फिगर आउट करने पे। So let's say if the examiner has already provided me with a angle value over here of 30 degrees. Now I need to figure out the bearing from A until B. तो फ्रॉम ए का मतलब था कि मुझे पॉइंट ए पर बनाना है नॉर्थ। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जहां आप नॉर्थ मार्क करोगे वहां पे ही आपने साउथ, ईस्ट और वेस्ट भी मार्क करना है। once you are done with that, the second law told you that you need to go from north until your line by a clockwise direction. तो आप clockwise direction से भी मूव कर गए। now you need to figure out the bearing. तो अब bearing फाइंड करने के लिए हमने ट्रेवल किया है 90 until here, then I traveled 90 more, which makes up my angle of 180 degrees. Then I traveled further and I got an angle of 90 again, which is going to be 270. और फिर 270 के बाद हमने ट्रेवल किया है कुछ एक सर्टेन पोर्शन ओवर हियर, which is 30. तो हमने यहाँ तक ट्रेवल किया था 180 degrees. Then I traveled further by 90 and then again a bit more by 30. तो हमारी जो टोटल ट्रैवलिंग है in terms of angles, that is going to be 180
plus 90 plus 30, and this becomes 270 plus 30, which is going to be 300 degrees. डिग्री का साइन लगाना नहीं भूलिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द लास्ट कंडीशन इज सेइंग दैट योर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इन द प्रीवियस पॉइंट, which was telling me that the answer would always be in 3 figures. तो आंसर 3 figures में होने का मतलब ये है that if you are having your answer for the bearing, it should have 3 figures within it. अब हमारे पास जो आंसर आया है that is already 300 having 3 digits 300. It was having 3 digits already. But if I was to have an angle of 28 degrees, तो ये मेरा आंसर हो जाता गलत. अगर मैंने किसी क्वेश्चन में आंसर निकाला है दैट इज लेट्स से टर्निंग आउट टू बी 28, और मैं डायरेक्ट 28 को उठा के लिख के आ गया हूं बियरिंग के आंसर में, तो मुझे मिलेगा एक 0. 0 मार्क्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि बियरिंग कभी भी 3 फिगर्स के अलावा नहीं हो सकती. यू ऑलरेडी हैड अ 2 एंड एन 8. 2 फिगर्स तो हैं आपके पास, लेकिन थर्ड फिगर मिसिंग है. तो आप थर्ड फिगर कहां पे लगाते हो? लेफ्ट साइड पे एक 0 लगा देते हो. you'll add up a 0 over here and this will make up your figures to be 3. तो अब आपके पास 3 figures हो गए हैं, which makes this answer to be perfectly correct. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, like if I have 7 degrees, so will this answer be accurate or shall I like change it a bit? Can any one of you tell me? क्या ये आंसर सही कंडक्ट किया जाएगा? Would it be considered correct? No, very good Ramsha, you have got the right answer. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि ये 7 डिग्रीज है विच इज ऑफ अ सिंगल फिगर, तो हमें बनाना है इसको 3 फिगर आंसर. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड जीरोस ऑन दी लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड पे हमने ऐड कर दिए हैं 2 जीरोस एंड दैट मेक्स अप माय आंसर टू बी अ परफेक्ट 3 फिगर आंसर. So this is how you would manipulate with your values, making sure that your answer is always in 3 figures. अब बिल्कुल स्क्रैच से एक क्विक रिकैप देता हूं, then we'll move on to the fourth condition. तो पहली कंडीशन ये कहती है that we'll always mark the north on the point after from. From के बाद जो भी पॉइंट होगा वहां पे ही आपने नॉर्थ मार्क करना है. I suggested you guys to mark a south, east and west as well. सेकेंड कंडीशन मुझे कहती है दैट आई विल ऑलवेज ट्रेवल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो आप नॉर्थ से अपना ट्रेवल स्टार्ट करेंगे एंड रीच ऑन टू द लाइन वेयर यू नीड टू स्टॉप, और हमेशा मेक श्योर करेंगे कि क्लॉकवाइज ही ट्रेवल कर रहे हों. देन यू विल एड अप द एंगल्स, फाइंड द एंगल और द वैल्यू and making sure that your answer is given in 3 figures only. अगर 3 figures में नहीं है तो आप adequate number of zeros ऐड करेंगे on the left side. Now coming on to the fourth and the last condition, which is telling me that alternate angles are equal. ये है Z property, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप. तो इसका एक क्विक recap दे देता हूं. Like if I am having angles over here in this format, so the interior angles are going to be perfectly equal. क्या ये एंगल पेयर ठीक है या इसमें कोई एरर है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? राइट, तो ये हो गया है हमारा गलत. अगर मैं लिख देता हूं 40 डिग्रीज ऑन बोथ साइड्स, देन आई विल कंसीडर दीज एंगल पेयर्स टू बी परफेक्टली एक्यूरेट. तो ये एंगल पेयर हमेशा बराबर वैल्यूज रखेगा, which is proving that alternate angles or the angles in a Z are always going to be of same value. अब हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन. So I have a triangle over here and the examiner is saying to me to find the bearing from A to C.
bearing of C from A. Now this one is a bit tricky. तो आप लोगों ने अपने पेन जरा थोड़ी देर के लिए रख देने हैं. I'll tell you how to solve this out और फिर आप लोग कॉपी कर लेंगे. Now the first thing is that I don't have any sort of angles present over here. मेरे पास कोई angles नहीं है, but I am asked to make up the bearing from A till C. तो मैंने A से move करना है starting from north और फिर जाना है clockwise direction में until the line C. तो नॉर्थ ऑफ ए से स्टार्ट करूंगा मैं अपनी मूवमेंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन गोइंग अंटिल द लाइन ऑफ सी. तो लाइन ऑफ सी पर अगर हम रुक गए हैं, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है दैट दिस पार्ट ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है. इट इज द टॉप राइट कॉर्नर. सो दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट 90 डिग्रीज. लेकिन इसके बाद जो हमारा एक माइन्यूट पोर्शन है राइट ओवर हियर, सो दिस पोर्शन इज स्टिल मिसिंग. मुझे इस पोर्शन की वैल्यू नहीं पता है. सो व्हाट इज द एंगल फॉर दिस साइड? सो यू विल कंसीडर द z over here looking something like this. Can any one of you tell me the value of angle over here? यहाँ पे हमारा एंगल कितना होगा? Anyone? 60. Very good. So we will consider it to be 60 degrees because of the z property. तो हमारा जो alternate angle है वहां से हमने इस property को drive किया है. And again my suggestion was to draw the north south east west combined. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि आपने east draw कर लिया था, that is why it was easier for you to judge the z property. तो आपको z property judge करने में थोड़ी सी आसानी हो गई है. Now once we are done finding the remaining part, we have 90 degrees over here and 60 over here. Can any one of you tell me the total angle of bearing? What is the bearing of C from A? Yes, anyone having any sort of idea? The bearing is going to go from A until C. और कुछ इस तरीके से हमारे पास एंगल का सम बन सकता है. The top portion is 90 while the bottom portion is 60. So the bearing of C from A is going to be 90 plus 60, which makes up 150 degrees. और ये बन गया हमारा bearing. अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है whether this answer is going to be considered correct या इसमें कोई flaw है. Is it my accurate answer या इसमें कोई error है? Yes, anyone? आप लोग तुक्के भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. Just give an answer. Does it seem to be correct to you guys या इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, तो हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है. द रीजन बिहाइंड इट इज कि मेरा जो आंसर है वो होना चाहिए 3 फिगर्स में. सिंस माय आंसर शैल बी इन 3 फिगर्स and the value that I am getting over here is also a 3-figure value, so my answer over here is going to be perfectly fine. तो आज के लेक्चर को हम रखते हैं यहाँ तक ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमने कवर करना है पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स को रिगार्डिंग बियरिंग्स. और नेक्स्ट क्लास में ही होपफुली आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से फिर आपके जो टेस्ट की टाइमलाइन है वो भी शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि आई गेस हम 10-11 चैप्टर्स कर चुके होंगे बाय द नेक्स्ट क्लास. एंड मोर ओवर वी हैव
sort of extra class on Fridays, और मैंने आप लोगों को टाइम बता दिया था, it was 6 to 7. ऑन डिमांड टॉपिक्स करवाए जाएंगे, तो आप लोग जो हैं अपनी लिस्ट ग्रुप में डाल दीजिएगा. whichever chapter would be like the most commonly asked chapter, वो फिर इंशाल्लाह हम इस फ्राइडे को 6 to 7 में कवर करेंगे. So I hope all of the things were clear to you all. Before leaving, I need a confirmation from all of you. If all of you are perfectly clear with all the things taught today. किसी को कोई problem? Yes, were all of you perfectly clear with the concepts of today? ओके परफेक्ट. तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से फ्राइडे को 6 to 7 की टाइम पे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.